नर्मदा तटों पर हजारों एकड़ में दबंगों का अवैध कब्जा। देवेंद्र पटेल। दबंगों ने नर्मदा तटों पर कब्जा कर लिया है और रेत पर मिट्टी चढ़ाकर रासायनिक खाद व कीटनाशक का उपयोग कर नर्मदा को प्रदूषित किया जा रहा है और नर्मदा की सहायक नदियां ने दम तोड़ दिया है। वर्गी बांध से अगर पानी न छोड़ा जाए तो नर्मदा की धार देखने को नहीं मिलेगी। उक्ताशय की बात है नरसिंहपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देवेंद्र पटेल गुड्डू भैया ने अपनी कुछ समय पूर्व की गई नर्मदा चेतना प्रवाह यात्रा के अनुभव साझा करते हुए आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से कही। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने जिले में नर्मदा पथ नहीं होने व जिले में नर्मदा तटों पर लगभग 10,000 एकड़ पर अवैध कब्जा होने की बात कही। नर्मदा में पिछले 15 सालों में जिस तरह बेतहाशा अवैध खनन हुआ है, इसमें बीजेपी सरकार प्रशासनिक अमला, जिनमें खनिज विभाग सहित आरटीओ विभाग की भूमिका भी ठीक नहीं है। यह विभाग अपने नियमों को लेकर भी सजग नहीं है। नतीजतन जिले से प्रतिदिन 500 ओवरलोड हाईवा पड़ोसी जिलों में बेरोक टोक जा रहे हैं। इस दौरान नर्मदा तटों पर रहने वाले संतों और उनके द्वारा जन जागरण के माध्यम से नर्मदा में अवैध खनन न रोके जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रेत माफियाओं की ताकत के आगे संत महात्मा भी डरे हुए हैं। प्रदेश में 2018 में सत्ता के बदलाव का मुख्य कारण अवैध खनन था, किंतु कांग्रेस सरकार भी 15 महीने के अपने कार्यकाल में अवैध खनन पर प्रभावी रोक नहीं लगा पाई। पत्रकार वार्ता के दौरान आगामी 24 जनवरी को नर्मदा के संरक्षण और अवैध खनन के खिलाफ नरसिंहपुर सहित प्रदेश के 8 जिलों में जल सत्याग्रह के प्रदर्शन की बात भी कही गई। संवाददाता मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। पूरे नर्मदा क्षेत्र के अंदर विगत कई वर्षों से निरंतर जो जानकारी लोगों से मिली, तटवर्ती लोगों से, कि 15-20 वर्षों से निरंतर अवैध खनन जारी है और कई जगह तो ऐसी देखने में मिली जहां पर रेत ही ख़त्म हो गई। और आप लोगों को बता दें, जहां पर रेत ख़त्म हो गई वहां पर फिर दोबारा रेत नहीं आ पाई। और आज की जो स्थिति बनी हुई है, शासन में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग और रेत माफिया का ऐसा समगठा बना हुआ है कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं तो उनकी कोई कलेक्टर, कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई बात नहीं मानता। उनके कोई भी शब्द का मुझे नर्मदा के तटों पर कहीं कोई प्रभाव नज़र नहीं आया। सब जगह बेजा मशीनें चलती नज़र आईं और खूब उत्खनन होता नज़र आया। साथियों, जब ये विकट परिस्थितियां मैंने देखी, नर्मदा तट से घूमते हुए मैं जब जैत घाट के ऊपर पहुंचा, माँ नर्मदा की पूजन अर्चन करने के बाद वहाँ पर कुछ पत्रकार साथी मिल गए। जब उनसे संवाद हुआ तो वहाँ मैं नर्मदा परिक्रमा के भेष में था। माँ नर्मदा की प्रेरणा से कुछ तो मैं बोल नहीं पाता, मगर वहाँ पर कुछ शब्द मेरे लिए ऐसे दिमाग में आए कि जैसे शिवराज सिंह जी ने चौथी बार जो शपथ ली है, माँ नर्मदा की कृपा से ही वो मुख्यमंत्री बने हैं चौथी बार, और उन्हीं के कृपा से मान के चलिए माँ नर्मदा अपना अस्तित्व खोने जा रही है। तो माँ नर्मदा की प्रेरणा से उनके लिए जो शब्द निकल के आया वो था भाग्यशाली पापी। और जो भी विधानसभा और लोकसभा में बैठे लोग हैं वो नर्मदा के अवैध उत्खनन में लिप्तता रखते हैं तो निसंदेह वो भाग्यशाली पापी हैं। और भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इन जनप्रतिनिधियों को भाग्यशाली पापी के रूप में जानी जाएंगी। ये शब्द माँ नर्मदा की प्रेरणा से मुझे जैत घाट के ऊपर मिले। नर्मदा घाट में बहुत सारे ऐसे जो खदानें हैं जो स्वीकृत नहीं है, वहाँ से भी लगातार अवैध खनन जारी है। पूरा का पूरा जहाँ पर कोई खदान अदान का कोई गिनती नहीं है, कहीं से भी रेत खोदी जा रही है। और जबकि नर्मदा में मशीनें प्रतिबंधित हैं, पूरी मशीनें लगा के रखी हुई हैं। एक घाट से 200-200, 300-300 हाईवा 24 घंटे में निकाले जाते हैं। 24 तारीख को कोई एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। शासन प्रशासन को चेताने के लिए और प्रदेश की जनता को जागरूक करने के लिए माँ नर्मदा के प्रति कि माँ नर्मदा के अंदर क्या हो रहा है, इस बात की जानकारी देने के लिए आगामी 24 तारीख को जल सत्याग्रह होना है माँ नर्मदा के प्रत्येक घाट के ऊपर, जो 8 जिलों के अंदर होगा। और भविष्य में ये बढ़ता हुआ नर्मदा के प्रत्येक घाट के ऊपर ये जल सत्याग्रह भविष्य में किया जाएगा। अगर शासन नहीं मानता तो इसको और गति दी जाएगी।